हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू जीएस सक्सेस पॉइंट। अरिहंत एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पेपर 2 साइकोलॉजी। हल प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे उसका हल प्रश्न पत्र 2022 का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यूजीसी नेट जेआरएफ सेट साइकोलॉजी पेपर 2 हल प्रश्न पत्र जो अक्टूबर 2022 का पेपर है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो बेस भी काफ़ी स्ट्रांग होगा और तैयारी भी मस्त होगी और सक्सेस भी हो जाएंगे आप। तो आइए देखते हैं 2022 के अक्टूबर 2022 के कुछ प्रश्न। उत्तर प्रत्यक्षवादियों के अनुसार मानव ज्ञान का उद्देश्य निम्न में से किस पर आधारित है। उत्तर प्रत्यक्षवादियों के अनुसार मानव ज्ञान का उद्देश्य निम्न में से किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 व्यक्ति की प्राथमिकताओं के आकलन पर। ऑप्शन नंबर 2 मानव अनुमान पर। ऑप्शन नंबर 3 मानव अनुमान पर। ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। ABCD। मानव अनुमान पर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। उत्तर प्रत्यक्षवादियों के अनुसार मानव ज्ञान का उद्देश्य मानव के अनुमान पर आधारित था। आप थियरी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। थियरी पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास 50 से 60 दिन बचे हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए जिससे कि सफलता आपके हाथ लग जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रुस्कल वालिस परीक्षण का समीपस्थ परामितिक विकल्प है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रुस्कल वालिस परीक्षण का समीपस्थ परामितिक विकल्प है। स्वतंत्र प्रतिचयन टी परीक्षण, युग्मित प्रतिचयन टी परीक्षण, स्वतंत्र समूहों के लिए एक दिशीय एनोवा, पुनरावृत्तिक मापों का एक दिशीय एनोवा। बताइए फटाफट। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। स्वतंत्र समूहों के लिए एक दिशीय एनोवा यह क्रुस्कल वालिस परीक्षण का समीपस्थ परामितिक विकल्प है। आगे देखिए। वर्थिमर यानी वर्दाइमर जिसको हम लोग कहते हैं द्वारा बताई गई सोचने के टाइप ए प्रतिक्रिया। सोचने के टाइप ए प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। जो वर्दाइमर या वर्दीमर ने सिद्धांत बताए थे सोचने के टाइप, उसमें ए प्रक्रिया में कौन शामिल है। देखिए समूहीकरण और पुनर्गठन, सदृशीकरण और अनुकूलन, अज्ञात परीक्षण और त्रुटि, आंशिक उत्पादी प्रक्रियाएं। बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। समूहीकरण और पुनर्गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शोध के समस्यात्मक उद्देश्य। शोध के सत्यात्मक उद्देश्य वस्तुतः
प्रकृति के होते हैं, कैसी प्रकृति के होते हैं, जिसमें दर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम की प्राप्ति की जाती है। बताइए, शोध के सत्यात्मक उद्देश्य वस्तुतः कैसी या कौन सी प्रकृति के होते हैं जिसमें दर्शन के आधार पर अंतिम परिणाम की प्राप्ति की जाती है। ऑप्शन देखिए, दार्शनिक, भौतिक, सामाजिक, व्यवहारिक। बताइए, शोध के सत्यात्मक उद्देश्य किस प्रकृति के होते हैं जिसमें दर्शन के आधार पर अंतिम परिणामों की प्राप्ति की जाती है। ए इज राइट आंसर। दार्शनिक प्रकृति के होते हैं जिसमें अंतिम परिणाम प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। मूढ़ चित्त की इस अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। मूढ़ चित्त की इस अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है, इसलिए इस अवस्था में चित्त में अत्यधिक सक्रियता तथा चंचलता रहती है। परिणाम स्वरूप ध्यान किसी एक वस्तु पर टिक नहीं पाती है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मूढ़ चित्त की इस अवस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है, इसलिए इस अवस्था में जो चित्त की अधिकता, चित्त मतलब मन की सक्रियता और चंचलता रहती है। परिणाम स्वरूप ध्यान जो है एक वस्तु पर नहीं टिक पाता है। आगे देखिए क्वेश्चन। बी देखिए, यह तो ए था, बी देखिए इसी का। क्षिप्त, वह मूढ़ था, यह क्षिप्त है। चित्त की इस अवस्था में चित्त में तमोगुण की प्रधानता होती है। उसमें रजोगुण की प्रधानता थी, इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। परिणाम स्वरूप चित्त निद्रा, आलस्य एवं निष्क्रियता से ग्रसित रहता है। उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? बताइए, कौन सा विकल्प सुमेलित है या कौन सा विकल्प सही है? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि मूढ़ व्यक्ति इतना उसका चित्त जो है चंचल नहीं होता है। आप सब भी जानते हैं मूढ़ व्यक्ति किस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेवार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में जितना ही स्पष्ट तथा निष्पक्ष होता है, रुकिए और साइज बड़ा कर लीजिए। अब देखिए, सेवार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जितना ही स्पष्ट तथा निष्पक्ष होता है, उसे परामर्श से उतने ही अधिक लाभ होते हैं। पर सेवार्थी जितना उस अपने विचारों से स्पष्ट और निष्पक्ष होता है, उसे परामर्श उतने ही अधिक लाभ होते हैं। यह परामर्श के किस मूल तत्व के अंतर्गत आता है? रागात्मक संबंध, संचार, सेवाकरण, परामर्श अनुप्रयोग। बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, संचार। यह संचार परामर्श के मूल तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। शारीरिक मनोवैज्ञानिक प्यास और शारीरिक मनोवैज्ञानिक फिर प्यास और प्यास के बीच अंतर करते हैं, जो क्रमशः घोल के सांद्रण और निम्न रुधिर दाब में वृद्धि परिणाम है। बताइए। ऑस्मोटिक और हाइपोवोलेमिक, ऑस्मोटिक और हाइपरवोलेमिक,
हाइपोलोमिक और ऑस्मोटिक, हाइपरओलोमिक और ऑस्मोटिक। 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन सही है? मनोवैज्ञानिक, शारीरिक मनोवैज्ञानिक, फिल इन द ब्लैंक, प्यास और प्यास के बीच अंतर करते हैं जो क्रमशः घोल के सांद्रण और निम्न रुधिर दाब में वृद्धि परिणाम है। ऑस्मोटिक और हाइपोलोमिक, ऑस्मोटिक और हाइपरओलोमिक, हाइपोलोमिक और ऑस्मोटिक, हाइपरओलोमिक और ऑस्मोटिक। बताइए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ऑस्मोटिक और हाइपरओलोमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोगों में से कौन सा प्रयोग रासायनिक विधि के अंतर्गत नहीं किया जाता है? शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रयोग है जो रासायनिक विधि के अंतर्गत नहीं किया जाता? यह विद्युतीय उद्दीपन का एक रूप है। इसमें बिजली से मस्तिष्क के किसी विशेष भाग को उद्दीप्त किया जाता है। मस्तिष्क में उद्दीपन के बाद होने वाले परिवर्तन को इलेक्ट्रोड के द्वारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इलेक्ट्रोड की जगह पिपेट उपयोगी है। बताइए कौन सा अंतर्गत नहीं किया जाता? निगेटिव क्वेश्चन है तो ध्यान दीजिएगा नहीं को। शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित प्रयोगों में से कौन सा प्रयोग रासायनिक विधि के अंतर्गत नहीं किया जाता? कौन सा ऐसा विधि है जो रासायनिक विधि के अंतर्गत नहीं किया जाता? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, इलेक्ट्रोड की जगह पिपेट उपयोगी है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग के जेम्स लैंगे व संज्ञानात्मक सिद्धांत निम्न में से किस पर सहमत नहीं है? सहमत नहीं है। जेम्स लैंगे व संज्ञानात्मक सिद्धांत निम्न में से किस पर सहमत नहीं है? विशिष्ट मस्तिष्क केंद्रित विशिष्ट संवेगों में संलग्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक निविष्ट फीडबैक्स, निविष्ट मतलब फीडबैक, तय करती है कि किस संवेग का अनुभव होता है। नेक्स्ट, व्यक्ति अपने संवेगों के संबंध में सही ढंग से निर्णय ले सकते हैं। मानवीय संवेगों में कोई जैविक संलिप्तता नहीं होती है। बताइए कौन सा जेम्स लैंगे और संज्ञानात्मक सिद्धांत में सहमति नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, शारीरिक यानी निविष्ट जिसको फीडबैक कहते हैं, तय करती है कि किस संवेग का अनुभव होता है। यह सरासर गलत है, इसमें इन दोनों सिद्धांत की सहमति नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित समाजोन्मुख व्यवहार के निर्णयात्मक परिप्रेक्ष्यों का कौन सा क्रम सही है? समाजोन्मुख व्यवहार के जो निर्णयात्मक परिप्रेक्ष्य हैं इनमें से कौन सा क्रम सही है? प्रत्याशित आवश्यकता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना, लागत और लाभ का अनुमान लगाना, कैसे मदद की जाए इसका फैसला करना और मदद की गई। देखिए प्रोसेस काफी लंबा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रत्याशित आवश्यकता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना, पूछा है समाजोन्मुख व्यवहार के निर्णयात्मक परिप्रेक्ष्यों में कौन सा क्रम सही है। क्रम सही पूछा है तो पहले प्रत्याशित आवश्यकता, फिर व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना, फिर लागत और लाभ का अनुमान लगाना, फिर कैसे मदद की जाए इसका फैसला करना, इसके बाद मदद की गई। नेक्स्ट ऑप्शन, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना, कैसे मदद की जाए इसका फैसला करना, फिर मदद की गई, लागत और लाभ का अनुमान लगाना,
फिर प्रत्यक्षित आवश्यकता। आप देखते रहिए और समझते रहिए। लागत और ऑप्शन नंबर 3, लागत और लाभ का अनुमान लगाना। प्रत्यक्षित आवश्यकता, कैसे मदद की जाए इसका फैसला करना। मदद की गई, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, प्रत्यक्षित आवश्यकता, लागत और लाभ का अनुमान लगाना, कैसे मदद किया जाए इसका फैसला करना, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना और मदद की गई। अब बताइए इनमें से कौन सा सही क्रम में है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। हमें उम्मीद है आपको चारों ऑप्शन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे कि समाजोन्मुख व्यवहार के निर्णयात्मक, जब हम कोई समाज में निर्णय लेते हैं तो उनमें से कौन सा क्रम सही है। आप इस विधि से भी कई ऑप्शन काट सकते हैं। मदद लास्ट में होता है, देखिए किसके किसके लास्ट में मदद है। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों ऑप्शन खत्म। ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर 4, 2 बचते हैं। अब इन दोनों में आप यह सोचिए कि कौन सबसे पहले आता है। प्रत्यक्षित आवश्यकता इसमें भी है, प्रत्यक्षित आवश्यकता इसमें भी है। इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना और इसमें लाभ और लागत और लाभ का अनुमान लगाना। अब बताइए कौन पहले आने वाला है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी या लागत और लाभ का अनुमान। तो आप खुद से कॉमन सेंस लगा सकते हैं। जब से आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब से लागत और लाभ का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो आप जब से व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब से ना आपको लागत का पता रहता है ना ही लाभ का। कितना खर्चा किए, कितना उड़ाएं, कितना बचाएं, कुछ भी नहीं पता रहता है। तो यह वाला ऑप्शन आपका पहले नहीं आएगा, इसलिए यह गलत होता है और ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एकांश विश्लेषण लिकट विधि में महत्वपूर्ण चरण है। एकांश विश्लेषण लिकट विधि में महत्वपूर्ण चरण है। दूसरा, मापनी गुणात्मक विश्लेषण सही सुमेलित है, पूछा है, ध्यान दीजिएगा। एकांश विश्लेषण लिकट विधि में महत्वपूर्ण चरण है। मापनी गुणात्मक विश्लेषण अभ्यास त्रुटि आरोही श्रृंखला के माध्य और आरोही श्रृंखला के माध्य से ज्यादा होता है। जो अभ्यास त्रुटि होता है वह आरोही श्रृंखला के माध्य जो है आरोही श्रृंखला के माध्य से ज्यादा होता है। और चौथा है प्रत्याशा त्रुटि, आरोही श्रृंखला के माध्य आरोही श्रृंखला के माध्य से ज्यादा होता है। बताइए कौन सा सही सुमेलित है। मापनी गुणात्मक विश्लेषण गलत है। अभ्यास त्रुटि आरोही श्रृंखला के माध्य आरोही श्रृंखला के माध्य से ज्यादा होता है, जस्ट अपोजिट। प्रत्याशा त्रुटि यह भी गलत है। एकांश विश्लेषण लिकट मापनी में महत्वपूर्ण चरण है, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मृति जिसके बारे में समझा जाता है कि वह ऐसे ज्ञान, तथ्य, सूचना और विचारों को सम्मिलित करती है जिनका शब्दों, तस्वीरों या चित्रों व चिन्हों के रूप में दोबारा स्मरण या विवरण कर सकते हैं, वे कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं। स्मृति के बारे में कहा गया है जो जिनका उपयोग हम शब्दों, तस्वीरों, चित्रों व चिन्हों के रूप में दोबारा स्मरण करके विवरण कर सकते हैं, स्मरण या विवरण कर सकते हैं, ऐसी स्मृति क्या कहलाती है। प्रक्रियात्मक, घटना संबंधित स्मृति, आर्थिक स्मृति, ज्ञापनीय स्मृति। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर।
ज्ञापनीय स्मृति, ऐसी स्मृति जिसको हम शब्दों, तस्वीरों, चित्रों, चिन्हों के माध्यम से दोबारा स्मरण करते हैं, उसे ज्ञापनीय स्मृति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक संघर्ष है। राजनीतिक संघर्ष किसे कहते हैं? निजी स्वार्थ के कारण यह संघर्ष होता है। देखिए इसके बारे में 4 अवधारणाएं दी गई हैं। यह संघर्ष जो है निजी स्वार्थों के कारण होता है, इससे समूह को कोई लाभ नहीं होता, अतः संघर्ष को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है। अतः संघर्ष को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है। दूसरा देखिए, विभिन्न प्रजातियों में यह संघर्ष होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम संघर्ष, मुस्लिम ईसाई मुस्लिम संघर्ष, शिया सुन्नी संघर्ष आदि। राजनीतिक संघर्ष पूछा है, ध्यान दीजिएगा। वर्तमान समय में वर्ग संघर्ष प्रमुख स्थान लेता जा रहा है। आज ऐसा कोई दिन नहीं होता जब समाचार पत्रों में यह संघर्ष पढ़ने को न मिलता हो। यह 2 प्रकार का होता है, देश के अंदर तथा अंतर्राष्ट्रीय। राजनीतिक संघर्ष 2 प्रकार का होता है, एक देश के अंदर तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। पहला संघर्ष देश में विभिन्न दलों के मध्य होता है तथा दूसरा संघर्ष युद्ध के रूप में होता है। अब बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से राजनीतिक संघर्ष को कौन अच्छे से डिफाइन कर रहा है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। हमारे ख्याल से 4 इज राइट आंसर और 4 वाकई में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिज रात्रि आकाश से ज्यादा दूर प्रतीत होता है। क्षितिज जो रात्रि है आकाश से ज्यादा दूर प्रतीत होता है। क्षितिज किसे कहते हैं? जहां हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। तो क्षितिज रात्रि आकाश से ज्यादा दूर प्रतीत होता है, यह द्वारा दी गई चंद्रमा भ्रम की व्याख्या है। ऑप्शन देखिए, प्रत्याक्षक अधिगम प्राकल्पना, प्रत्याशा प्राकल्पना, प्रत्यक्ष दूरी प्राकल्पना, संदर्भ रूपरेखा प्राकल्पना। बताइए कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, प्रत्यक्ष दूरी प्राकल्पना। हम लोग प्रत्यक्ष दूरी प्राकल्पना करते हैं और कहते हैं क्षितिज रात्रि आकाश से ज्यादा दूर प्रतीत होता है। आगे देखिए, अधिगम की किस प्रक्रिया में प्राणी उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करता है? अधिगम की कौन सी प्रक्रिया जिसमें प्राणी उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित करता है? उद्दीपक सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया उद्दीपक विस्थापन सिद्धांत, क्रियात्मक अधिगम सिद्धांत। बताइए फटाफट, प्राणी उद्दीपक अनुक्रिया कौन से सिद्धांत में संबंध स्थापित करता है? 2 इज राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल और इजी क्वेश्चन। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आप सबने पढ़ा होगा, वही पूछा है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की क्या भूमिका होती है? बताइए, सकारात्मक किसे पुनर्बलन क्या होता है पहले यह जान लीजिए। जो रेनफोर्समेंट होता है उसे पुनर्बलन कहते हैं। यह सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार की होती है। अब देखिए इसकी भूमिका, इस संभावना में वृद्धि करना कि दोनों की पूर्ववर्ती अनुक्रियाएं पुनरावर्तित होंगी। दूसरा, इस संभावना में कमी लाना कि यहाँ संभावना करना है और यहाँ संभावना में कमी लाना है कि नकारात्मक पुनर्वलन की पूर्ववर्ती अनुक्रियाएं पुनरावर्तित होंगी। इस संभावना में वृद्धि करना कि केवल धनात्मक पुनर्वलन की पूर्ववर्ती अनुक्रियाएं पुनरावर्तित होंगी। यह सुनिश्चित करना कि यह व्यवहार के पश्चात कोई नकारात्मक परिणाम नहीं आए। अब बताइए कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन की क्या भूमिका होती है?
ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। ए इज राइट आंसर। इस संभावना में वृद्धि करना कि दोनों की पूर्ववर्ती अनुक्रियाएं पुनरावर्तित होगी, क्योंकि आप पॉजिटिव बिहेवियर कीजिए, निगेटिव बिहेवियर कीजिए, दोनों ही पुनरावृत्ति होती हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है? कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है? ऑप्शन नंबर 1, किसी विद्यार्थी द्वारा कही गई बात का सार तैयार करना। आप क्वेश्चन को समझ लेंगे मतलब 50% आपने आंसर को समझ लिया है। तो यहाँ पर प्रभावी अधिगम में योगदान पूछा है। किसी विद्यार्थी द्वारा कही गई बात का सार तैयार करना, किसी उत्तर का सविस्तार प्रतिपादन हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछने की तकनीक का उपयोग करना, सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना। अब बताइए इन 4 ऑप्शन में से सबसे प्रभावी अधिगम किस में हो सकता है? देखिए यहाँ अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ किसी उत्तर का सविस्तार प्रतिपादन है तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, यहाँ विद्यार्थी द्वारा कही गई बात का सार तैयार किया जा रहा है यानी निष्कर्ष, और यहाँ सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम, यहाँ तर्क, जहाँ तर्क है वहीं अवधारणाओं की व्याख्या होगी। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दो कथनों ए और बी, ए क्या है? कथन है, बी कारण है। पढ़िए और नीचे दिए गए कुट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। यह कथन है, यह कारण है। उपरोक्त अध्ययन में प्रयोज्यों को यादृच्छिक रूप से 3 समूहों में बांटा गया। उपरोक्त अध्ययन में प्रयोज्य जितने भी थे इनको यादृच्छिक रूप से 3 समूहों में बांटा गया। अब इसका कारण देखिए। कथन, प्रयोज्यों के यादृच्छिक रूप से निर्दिष्टीकरण से स्वतंत्र चर में अधिक प्रभावी तरीके से हेरफेर मैनिपुलेशन किया जाता है। अब बताइए, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन को। ए तो बिल्कुल सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। यह हेरफेर मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क, एक अभिकथन है और दूसरा उसका तर्क आर है। कथनों को पढ़िए। अभिकथन क्या है? MA/CA × 100 के संदर्भ में IQ की गणना विधि स्वयं में वयस्कों पर लागू नहीं होती। MA/CA × 100 के संदर्भ में IQ की गणना विधि स्वयं में वयस्कों पर लागू नहीं होती है। अब तर्क देखिए। बुद्धि बचपन के बाद उम्र के साथ साथ सतत रूप से नहीं बढ़ती है। आप खुद भी सोच कर बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है।
ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तुरंत बता सकते हैं आप लोग। यहाँ पर देखिए नहीं है, लागू नहीं होती है। और यहाँ पर बुद्धि बचपन के बाद उम्र के साथ सतत रूप से नहीं बढ़ती है। यह जो है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि इस सूत्र के अकॉर्डिंग बात की गई है। आगे देखिए, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कूट क्या है। थैलेमस, थैलेमस स्मृति में विशेष भूमिका निभाता है। मेडुला संवेगों के मध्यस्थकारी कार्यों में शामिल रहता है। हिप्पोकैम्पस नींद और जागरण को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। एमिगडाला, एमिगडाला जीव की ऊर्ध्वाधर स्थिति को बनाए रखने में सहायता करता है। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन किससे सुमेलित है। ऑप्शन देख लीजिए, कूट ए बी सी डी। ये जो थैलेमस है, थैलेमस क्या करता है, नींद और जागरण को नियंत्रित रखने में सहायता करता है। मेडुला, मेडुला क्या करता है, जीव की ऊर्ध्वाधर स्थिति को बनाए रखने में सहायता करता है। हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस स्मृति में विशेष भूमिका निभाता है। और एमिगडाला यह संवेगों के मध्यस्थ कार्यों में शामिल रहता है। तो देखिए कौन सा, ए का 3, ए का 3, इसके बाद बी का 4, सी का 1, डी का 2। अब ऑप्शन देखिए, 3, 3 किस में है, मतलब किसी भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में 3 नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3, 3 केवल ए में है और बाकी किसी में 3 नहीं है। तो ऐसे ही आपको अगर एक भी पता होगा तो आप आंसर का सही निशान बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिनयन विफलता सिद्धांत से संबंधित धारणा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रतिनयन विफलता सिद्धांत में धारणा प्रतिशत ज्ञात करना है, तो किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, प्रत्याहान परसेंट मूल अधिगम की मात्रा बटे प्रत्याहान की मात्रा इंटू 100। प्रत्याहान परसेंट प्रत्याहान की मात्रा अपॉन मूल अधिगम की मात्रा इंटू 100। प्रत्याहान परसेंट प्रत्याहान की का औसत और मूल अधिगम की मात्रा इंटू 100। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, प्रत्याहान परसेंट मूल अधिगम का औसत बटे प्रत्याहान की मात्रा इंटू 100। बताइए ए बी सी डी 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। प्रत्याहान परसेंट बराबर प्रत्याहान की मात्रा और मूल अधिगम की मात्रा, प्रत्याहान की मात्रा बटे मूल अधिगम की मात्रा इंटू 100। यह राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में प्रमुख भागों को क्रम से लगाएं।
प्रमुख भाग। स्वस्थ व्यक्ति आत्मसिद्धि व्यक्ति का विकार। स्वस्थ व्यक्ति आत्मसिद्धि व्यक्ति का विकार। व्यक्तित्व का मापन एवं शोध। व्यक्तित्व एवं अभिप्रेरण का पदानुक्रम मॉडल। मैस्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत। बताइए कौन सा क्रम में है। ऑप्शन नंबर ए बी 1 2 3 4। पहले क्या आता है, मैस्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत। पहले क्या आता है, मैस्लो का व्यक्तित्व सिद्धांत। फिर क्या आता है, व्यक्तित्व एवं अभिप्रेरण का पदानुक्रमिक मॉडल। इसके बाद क्या आता है, स्वस्थ व्यक्ति आत्मसिद्ध व्यक्ति का विकार। इसके बाद व्यक्तित्व का मापन एवं शोध। तो आप देखिए डी सी ए बी, डी सी ए बी जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सीमा जहां तक कोई किसी घटना को नियंत्रित कर सकता है। वह सीमा जहां तक कोई किसी घटना को नियंत्रित कर सकता है। तनाव को बढ़ा 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 घटा घटा बढ़ा बढ़ा घटा 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 तनाव को देती है तथा किसी घटना के होने के पूर्वानुमान में अक्षमता सामान्यतः तनाव को देती है। बताइए ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 क्या रहेगा। वह सीमा जहां किसी घटना को नियंत्रित, अगर आप नियंत्रित कर लेते हैं तो वह तनाव को क्या करती है, बढ़ाती है घटाती है। वह तनाव को घटा देती है। वह तनाव को घटा देती है। और जब हम पूर्वानुमान में अक्षम रहते हैं, यानी कि उसका सही सही पूर्वानुमान नहीं लगा पाते या पूर्वानुमान कुछ और लगाते हैं और घटना कुछ और घटित हो जाती है, तो इससे हमारे तनाव बढ़ जाते हैं। तो यह घटा और बढ़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नेतृत्व शैली के अंतर्गत नेता समूह पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालता, न ही वह समूह के कार्यों में हस्तक्षेप करता है। देखिए इसमें नेता के गुण दिखाए गए हैं। अधिनायकवादी नेतृत्व, हस्तक्षेप विहीन नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सत्ताधारी नेतृत्व। बताइए फटाफट। इसको तो बहुत जल्दी आप लोग बता देंगे। हस्तक्षेप विहीन नेतृत्व, जिसमें नेता का समूह पर किसी प्रकार का न ही दबाव रहता है, न ही कार्यों में हस्तक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक घटना के बाद का पालन कर सकते हैं कि जैसे एक प्राकृतिक आपदा और गंभीर दुर्घटनाएं, सैन्य मुकाबला और आतंकवादी घटनाएं, हिंसक व्यक्तिगत हमले और यौन हमले, उपरोक्त सभी। तो यह जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, स्ट्रेस डिसऑर्डर यह उपरोक्त सभी के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अभी तक हमने सिर्फ 25 क्वेश्चन को किया है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 25 क्वेश्चन को कवर किया है। अभी आपके 100 क्वेश्चन कवर करने हैं। देख लीजिए आप लोग एक बार। अभी तक हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर किया है। अभी आपको 100 क्वेश्चन कवर करने हैं। यहाँ 100 क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। इससे अच्छा कम समय में तैयारी और कहीं भी नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा विस्तृत है कि आप उसे इतने कम समय में नहीं पढ़ सकते। तो टॉपिक वाइज समझते रहिए।
हर क्वेश्चन को तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हम जल्द ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। इतना आप लोग पढ़िए और रिवाइज करते रहिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।